हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर एसोसिएटेड विद आरएलसी सर्किट के बारे में। यानी कोई भी आपका एसी सर्किट है, चाहे उसमें आपके पास एक रेजिस्टेंस ही क्यों ना है। जैसे ये आपके पास एक एसी सर्किट है, इसमें आपने एक रजिस्टर लगा रखा है जिसका रेजिस्टेंस आर है और इसको आपने एक एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। सिमिलर वे में आप किसी इंडक्टर को जिसकी इंडक्टेंस एल है उसको भी एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और सिमिलरली इसी वे में किसी कैपेसिटर के साथ भी आप इस एसी वोल्टेज को कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस सी होगा आपकी। तो यहाँ पे साफ साफ है बच्चों, जैसे ही हम किसी भी वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पावर आपकी खर्च होती है, क्योंकि एनर्जी खर्च होगी तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, तो पावर भी यहाँ पे खर्च होगी। उस एनर्जी का रेट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि एनर्जी किस रेट से खर्च हो रही है, और जो एनर्जी का रेट होता है वही आपकी पावर होती है। तो पावर हमें ये बताते हैं कि एनर्जी की खर्च होने की दर क्या है आपकी। तो साफ साफ बात है, जैसे आप किसी किसी बैटरी को या सेल को किसी सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आप देखते हैं कि जो आपका सेल है या बैटरी है वो या तो डेड हो गई है, या जो जैसे आपने किसी बल्ब के साथ इसको कनेक्ट किया तो थोड़ी देर के बाद जो बल्ब है वो आपका डिम हो जाएगा, यानी उसका जो ग्लो है वो कम हो जाएगा। तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है बच्चों कि जो सेल या बैटरी से आपको एनर्जी पहले मिल रही थी, अब वो एनर्जी कम हो गई है आपकी, इसलिए यहाँ पे जो बल्ब है वो डिम हो गया है। तो कोई भी सर्किट है आपका, जो भी सोर्स आप लगाते हैं इसके साथ करंट को फ्लो करवाने के लिए, उस सोर्स के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी आपकी खर्च होती है। तो उसी एनर्जी का रेट हम निकालते हैं जिसको हम पावर एसोसिएटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम, वैसे टॉपिक का नाम हमारा है पावर एसोसिएटेड विद आरएलसी सर्किट, बट इसको समझने से पहले बच्चों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर एक आर लगा है किसी सर्किट में, यानी सिंपल रेजिस्टेंस है, तो पावर क्या होगी, पावर क्या होगी, एनर्जी का जो खर्च है रेट है वो क्या होगा, यानी पावर एसोसिएटेड जो है इसके साथ वो कितनी होगी। इसी तरह से इंडक्टर के केस में देखेंगे और इसी तरह से कैपेसिटर के केस में हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम आरएलसी यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें आपके तीनों जो कंपोनेंट हैं आर एल और सी वो आपके लगे हुए हैं, तो उसमें हम चेक करेंगे कि वहाँ पे पावर एसोसिएटेड कितनी होगी, क्या पावर खर्च होगी और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो है बच्चों उसमें आपने फेज़र डायग्राम भी देखा होगा। तो हमने रेजिस्टेंस का फेज़र डायग्राम डिस्कस किया था, हमने उसके बाद इंडक्टर का फेज़र डायग्राम डिस्कस किया, कैपेसिटर का फेज़र डायग्राम हमने डिस्कस किया, उसके बाद आरएलसी का फेज़र डायग्राम हमने डिस्कस किया, जिसमें आर एल और सी तीनों इकट्ठे सीरीज में लगे हुए हैं आपके एसी सोर्स के साथ। ये आर है, ये एल है आपका और ये सी है। तो यहाँ पे इसका फेज़र डायग्राम किस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस है वो फाई का आपका फेज डिफरेंस होता है। हमने इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोलते हैं, या इसके आरएलसी के केस में हम उसको टोटल जो रेजिस्टेंस इसका निकल के आता है सर्किट का उसको उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस भी हमने वहाँ पे फाइंड आउट की थी। तो अब हम यहाँ पे इसकी पावर की बात करने जा रहे हैं कि पावर जो है वो कितनी एसोसिएट होगी इन सर्किट्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आर एज ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी आपके पास है बच्चों। आई जो होता है वो है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। एज वी हैव पी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो है वो पावर होता है। तो यहाँ से डी ई जो है वो पी डी टी के इक्वल आ जाएगी। टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद इन द टाइम लिमिट 0 टू टी। यानी अगर आप एक साइकिल की बात करने जा रहे हैं, कंप्लीट साइकिल की, यानी एक साइकिल अगर मेरी किसी एसी सर्किट में पास हुई है तो यहाँ पे पावर जो है वो खर्च है वो कितना हो जाएगा। तो एक साइकिल के लिए बच्चों हमें यहाँ पे इसको 0 से लेके और टी जो आपका टाइम पीरियड होता है एक साइकिल का वहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो डी ई इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट 0 टू टी पी डी टी। अब पी क्या होता है बच्चों, पावर है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है, ये हम सिंपल बढ़ चुके हैं पहले ही।
या v की जगह e भी आपका आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में हम v को e से शो कर रहे हैं, वोल्टेज को e से शो कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे e या v है बच्चों वो है e इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी रजिस्टेंस के केस में, और I है I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। यहाँ से ई नोट और आई नोट हमारा कॉमन आ जाएगा बच्चों, एंड वी विल रिमेन ओनली विद साइन ओमेगा टी, एंड दिस साइन ओमेगा टी दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, एंड ये डी टी आपके पास रह जाएगा। अब साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। तो बच्चों साइन स्क्वेयर ओमेगा टी जो है वो होता है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 के इक्वल। तो साइन ओमेगा टी की डायरेक्ट वैल्यू हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आपका अलग अलग चला जाएगा। 2 हम बाहर ले लेंगे सीधा, 1 के साथ इंटीग्रेशन अलग होगा बच्चों, और कोस 2 ओमेगा टी के साथ अलग होगा। तो कोस 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है वो आपका 0 के इक्वल आएगा। हम ये इंटीग्रेशन पहले कई बार कर चुके हैं, आप इसको करके देख सकते हैं। तो कोस 2 ओमेगा टी डी टी जो इंटीग्रेशन है लिमिट 0 टू टी वो आपका 0 होगा बच्चों, डायरेक्ट हम ये लिख देंगे यहाँ पे। और 1 डी टी का जो इंटीग्रेशन है वो टी होगा। तो यहाँ पे जो ई है वो होगा ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू टी एज पावर। तो ये एनर्जी तो बच्चों हमने यहाँ से निकाल ली। सो पी एवरेज जो टोटल जो एवरेज पावर होगी आपकी वो होगी टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आगे बच्चों ई नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू टी, और इसको टोटल टाइम टी से जब हम डिवाइड कर देंगे तो टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पी एवरेज होगी आपकी एवरेज पावर, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों हमें ये एवरेज ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज भी आपकी कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार चेंज हो रही है। तो इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हमने करंट का भी एवरेज निकाला था, वोल्टेज का भी एवरेज निकाला था। तो यहाँ पे पावर भी आपकी एवरेज ही होगी। तो इस तरह से ये जो 2 है इसको हम नीचे √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ताकि बाद में ये 2 ही हो जाएगा आपका। और ये बनेगा ई नोट बाई √2 इंटू आई नोट बाई √2। ये जो 2 है बच्चों इसको हमने √2 इंटू √2 की फॉर्म में लिख लिया। एंड ई नोट बाई √2 ये जो होता है बच्चों ये हम RMS वैल्यू के इक्वल होता है। RMS ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये होगी आपकी ई नोट बाई √2, एंड IRMS होगा आई नोट बाई √2। तो बच्चों ये ई नोट बाई √2 ERMS, आई नोट बाई √2 IRMS हो जाएगा। तो P एवरेज जो बनेगी आपकी वो ERMS इंटू IRMS हो जाएगी। यानी किसी भी AC सर्किट में जब आपको पावर निकालनी पड़े कि यहाँ पे पावर कितनी खर्च हुई है, तो बच्चों वहाँ पे आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है करंट की और वोल्टेज की उनको मल्टीप्लाई करना है, ना कि किसी दूसरी वैल्यू को। हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पावर निकल के आएगी वो आपकी एवरेज पावर होगी, एसोसिएट करेगी उस AC कंपोनेंट के साथ। अगर हम बात करें इंडक्टर की, इन केस ऑफ L, तो एज E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है बच्चों। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, साइन ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी सॉरी ये ओमेगा टी यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा बच्चों। साइन आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो माइनस साइन हम बाहर ले लेंगे, तो ये बनेगा आई इज इक्वल टू आई नोट π/2 माइनस ओमेगा टी, और ये साइन π/2 माइनस ओमेगा टी जो है वो कोस ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आई जो बनेगा वो माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी हो जाएगा, और ई जो है आपके पास वो ई नोट साइन ओमेगा टी होगा। फिर उसी तरह से डी ई जो है हमारे पास वो होगा पी डी टी। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे और फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे इंटीग्रेट इसको करेंगे तो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी आ जाएगा, ई नोट आई नोट हमारा बाहर आ जाएगा। अब साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो इसलिए 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी जो है वो साइन 2 ओमेगा टी के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ पे इसको पुट कर लिया बच्चों। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट लग जाएंगी 0 टू टी। और इसके बाद जैसे ही हम ये 2 ओमेगा बाहर निकाल लेंगे
तो ये बनेगा ई नोट आई नोट अपॉन 4 ओमेगा। और बच्चों वापस से कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, ये जीरो होगा तो डी ई आपकी जीरो आएगी। सॉरी, जो टोटल एनर्जी है हमारी, जो टोटल एनर्जी है ये यहाँ पे भी इंटीग्रेशन था, जो टोटल एनर्जी है वो भी हमारी जीरो ही आ जाएगी। तो इसलिए एवरेज पावर जो होगी बच्चों पी एवरेज वो जीरो ही होगी। यानी इंडक्टर के केस में जो एवरेज पावर होती है आपकी वो जीरो होती है। यानी इसका साफ साफ मतलब ये है बच्चों कि किसी भी सर्किट में अगर आप इंडक्टर अप्लाई कर रहे हो, ये हमने इंडक्टर लगाया, इसको एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, तो बच्चों ये एक तरह से जितनी एनर्जी यहाँ से ले रहा है इंडक्टर उतनी ही एनर्जी वापस से इसको दे भी रहा है। तो जो एवरेज पावर खर्च होगी यहाँ पे वो जीरो हो जाएगी। तो इस वजह से जो एवरेज पावर आएगी वो यहाँ पे जीरो आ जाएगी। इट मीन्स इंडक्टर कंज्यूम नो पावर टू मेंटेन करंट इन सर्किट फ्रॉम सोर्स। यानी सोर्स से इंडक्टर कोई भी एनर्जी नहीं ले रहा अपने अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे एवरेज पावर जीरो हो जाएगी। सिमिलरली एज इन केस ऑफ इंडक्टर, यहाँ पे बच्चों कैपेसिटर आएगा। सिमिलरली एज इन केस ऑफ कैपेसिटर एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर विल बी जीरो। यानी यहाँ पे इंडक्टर ही आएगा बच्चों। सिमिलरली एज इन केस ऑफ इंडक्टर एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटर विल बी जीरो। यानी अगर हम कैपेसिटर में भी एवरेज पावर निकालने जाएंगे तो वो भी आपकी ज़ीरो ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं उस कॉम्प्लेक्स सर्किट की जिसमें आर एल और सी इकट्ठे लगे होते हैं बच्चों। तो आर एल सी में हमने देखा था कि यहाँ पे जो ई है आपकी, यानी वोल्टेज जो आती है आर एल सी में, वो होगी ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो करंट है आपका वो होगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे भी हम इसकी एवरेज पावर कैलकुलेट कर लेते हैं कि एवरेज पावर कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन ही करना है बच्चों। इंटीग्रेशन डी ई, सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी उस तरह से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद आप ये इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे। तो p की वैल्यू होती है बच्चों p इज इक्वल टू ई आई। ई है आपके पास ये ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई है आई नोट साइन ओमेगा टी और डी टी। उसके बाद बच्चों ई नोट आई नोट बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद आप साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से आप ओपन कर देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव यानी साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। साइन ओमेगा टी आपका साथ में रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाइव डी टी। दोनों के साथ ये इंटीग्रेशन यहाँ पे अलग अलग चला जाएगा बच्चों ये। और सेकंड पोर्शन होगा आपका साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी, इस तरह से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कोस फाइव, क्योंकि आपका हम इंटीग्रेशन जो है वो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फाइव यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो कोस फाइव आपका बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा, कोस फाइव आपका बाहर आ जाएगा यहाँ से। फिर से साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, तो इसलिए वन माइनस कोस टू ओमेगा टी अपॉन टू यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। और बच्चों सेकंड पोर्शन जो है वो है हमारा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। तो साइन फाइव आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और टू से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टू से डिवाइड करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी आपका साइन टू ओमेगा टी बनेगा। तो ये टोटल जो इंटीग्रेशन है बच्चों, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये जीरो हो जाएगा और इसका जो इंटीग्रेशन है आपका वो टी के इक्वल आएगा। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट किया यहाँ पे बच्चों। तो फाइनली हमारे पास आएगा ई इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई टू कोस फाइव इंटू टी। अब ये टोटल एनर्जी है, तो पावर निकालने के लिए टोटल टाइम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, टी से टी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा पी एवरेज इज इक्वल टू ई नोट आई नोट बाई टू इंटू कोस फाइव। तो बच्चों जो नीचे टू है इसको हम अंडर रूट टू की फॉर्म में लिख लेंगे फिर से। तो एक अंडर रूट टू जो है वो ई नोट के साथ जाएगा और एक आपका आई नोट के साथ जाएगा। तो पी एवरेज जो होगी वो होगी ई नोट बाई रूट टू इंटू आई नोट बाई रूट टू कोस फाइव।
और ई नॉट बाई रूट टू आपका होगा ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू होगा बच्चों आई आर एम एस कोस फाइव। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो भी एसी कंपोनेंट है आपके और एसी सर्किटरी है हमारी, जिसमें आपके मैक्सिमम यही कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि आपका रजिस्टर है। तो सबसे पहले रजिस्टर के केस में देखा बच्चों हमने, रजिस्टर के केस में जो पावर निकल के आती है वो है P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस। उसके बाद इंडक्टर के केस में एवरेज पावर जीरो होती है, कैपेसिटर के केस में एवरेज पावर जीरो होती है, और RLC जब टोटल कम्बिनेशन आपका आता है तो उस कम्बिनेशन में जो हमारे पास पावर है वो होती है ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव। थैंक यू बच्चों।